आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2025-26 की रिलीज करी, तो इसमें ये बात बताई है आरबीआई ने कि जो आरबीआई का एम्बिशियस कह सकते हैं प्रोजेक्ट है डिजिटल रुपी, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाता है, ऑफिशियली सीबीडीसी हम कहते हैं, ई रुपी, सीबीडीसी ई रुपी। तो इसके लिए आरबीआई कह रहा है कि हम पूरा रोड मैप प्लान कर रहे हैं कि इसको हम आगे चल करके जो सब्सिडीज हैं और जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हैं वहां तक इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं, जिन्हें नहीं पता कि आखिर ये डिजिटल रुपी क्या है और ये कैसे काम करता है, और यहाँ पे जो सब्सिडीज और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आखिर ये डिजिटल रुपी क्या है, सीबीडीसी ई रुपी क्या है, तो ये ऐसे समझिए कि अगर आपके पास कोई 10 रुपए का नोट है तो आपके पास वो फिजिकल करेंसी है, आप उसे अपनी पर्स में लेकर के रखोगे, आप किसी को दोगे 10 रुपए तो 10 रुपए का सामान आपको मिलेगा। वहीं पर ये जो डिजिटल रुपी है, ये इसी 10 रुपए का क्या है, एक वर्चुअल वर्जन है, या फिर कह सकते हैं इसी का डिजिटल वर्जन है। आप इसे फिजिकली एक्सेस नहीं करोगे बल्कि आपके मोबाइल में होगा, मतलब सेम वही चीज है, सब कुछ वही। ऐसा नहीं है आप कहोगे यूपीआई वाला माध्यम है क्या, नहीं, ये यही 10 रुपए है जो कि आपके मोबाइल में उपलब्ध होगा। सेम वही चीज लिखी रहेगी, मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, सारी चीजें वैसे की वैसी वैसी इसकी फोटो आपको बन करके आएगी, और आप इसे अपने मोबाइल से किसी दूसरे व्यक्ति के वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये होता है क्या, डिजिटल रुपी। अब यहाँ पे क्या है कि डिजिटल फॉर्म है इंडियन करेंसी का, मतलब पूरी तरीके से लीगल टेंडर है, आरबीआई इसे इशू करता है, और ये मतलब सेम चीज है, ये मतलब भारत सरकार के द्वारा बैक्ड होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे इशू करता है, सारी चीजें वही रहती हैं। जितनी वैल्यू आपके फिजिकल करेंसी की होती है, सेम वैल्यू आपकी डिजिटल करेंसी की होती है। ध्यान रखिए, क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, इसका कोई मालिक नहीं होता है। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये आपकी एक सेंट्रलाइज करेंसी है जिसके पीछे आरबीआई है, आरबीआई इसे इशू करता है, इसको मैनेज करने का काम करता है, सारी चीजें आरबीआई के कंट्रोल में आती हैं। और इसमें जो फाइनल सेटलमेंट होता है सिंपल वैसे ही जैसे आपका कैश का सेटलमेंट होता है वैसे ही होता है, तुरंत होता है, बहुत ही मिनिमम यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क होता है। आप आसानी से जैसे 10 रुपए दे करके किसी को कुछ भी सामान खरीद सकते हो, वैसे यहाँ पर सेम चीज़ है। और यहाँ पर मैं 10 रुपए का केवल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें वैरायटी ऑफ जो नोट्स हैं वो आपकी उपलब्ध होती हैं, जिसके थ्रू आप कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। तो ये आपको समझना होगा कि ये सेंट्रलाइज्ड है, रेगुलेटेड है, गारंटीड है और ट्रस्टेड ये डिजिटल करेंसी होती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि आरबीआई ने जो यहाँ पे कहा है कि हम इसको सब्सिडीज या वेलफेयर जो स्कीम्स हैं वहां तक अब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में गुजरात, पौंडीचेरी और चंडीगढ़ में कुछ इसके पायलट प्रोग्राम्स जो है वो रन किए, मतलब जो फूड सब्सिडीज के पायलट्स हैं वो रन किए। जिसमें होता क्या है कि ऐसे समझिए कि यहाँ पर अगर सरकार किसी को फूड सब्सिडी दे रही है, लेट से 500 रुपए की फूड सब्सिडी अगर किसी को दी है, मतलब वो 500 रुपए का जो अनाज है वो खरीद सकते हैं। तो ऐसे में वो जो फूड सब्सिडी है वो डिजिटल करेंसी के रूप में प्राप्त हुई उस व्यक्ति को, मतलब 500 रुपए कैश में नहीं मिले बल्कि डिजिटल करेंसी के रूप में उनके मोबाइल पे उनको प्राप्त हुई है। और इसके लिए स्मार्टफोन होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको टोकन के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई फीचर फ़ोन है तो उसके माध्यम से आपको एक कोड मिलेगा जिसके माध्यम से आप इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि ये पैसा 500 रुपए जो मिला, अब ये पैसा वो व्यक्ति, अब अगर कैश मिल जाए 500 रुपए तो उसे जहाँ चाहे वहाँ खर्च करे भाई, अनाज ना खरीदे कुछ और खरीद ले। लेकिन जब ये आपकी फूड सब्सिडी के रूप में इसको ट्रायल किया गया, चूंकि ये आपकी प्रोग्रामेबल होती है, तो आप इसको क्या करेंगे, केवल और केवल जहाँ पे अनाज खरीदा है या आपको यहाँ जहाँ पे अनाज मिलता है केवल वहीं पे आप इसको खर्च कर सकते हैं। आप चाहें इस डिजिटल करेंसी को कहीं और जाकर खर्च करना तो आप नहीं कर सकते। तो इससे होता क्या है, जिस काम के लिए सरकार पैसा दे रही है उसी काम पे वो पैसा खर्च हो रहा है, इस बात को यहाँ पे इंश्योर किया गया। और यही इसका एक फीचर है प्रोग्रामेबल मनी का, मतलब अगर सरकार ने किसी को हेल्थ के लिए अगर पैसा दिया है, जैसे जो गर्भवती स्त्रियां उनके लिए अगर हेल्थ के लिए ऐसा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पैसा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उस पैसे को कहीं और कोई खर्च कर ले, मतलब उसका पति उस पैसे को ले ले और वो जाए उसको कहीं और खर्च कर ले, नहीं। अब अगर वो पैसा मिला है तो वो हेल्थ पे ही खर्च हो पाएगा और कहीं नहीं खर्च हो पाएगा। तो प्रोग्रामेबिलिटी इसका एक सबसे बड़ा फीचर है, जिस जो ये इंश्योर करता है जिस काम के लिए फंड दिया गया है उसी काम में पैसा खर्च हो रहा है। तो अब ये जो था अभी तक 10+ जो सीबीडीसी के पायलट्स चल रहे थे वो टेस्टिंग करी गई
कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो डिलीवरी है वो कैसा रहा, फास्टर पेमेंट्स वगैरह रही। अब ये जो सक्सेसफुल रहा, अब इसको और आगे एक्सपेंड किया जाएगा। अभी तक तो ये जो कह सकते हैं पायलट बेसिस पे चल रहा था, अब इसे और एक्सपेंड किया जाएगा, मतलब और राज्यों और शहरों, रूरल इलाकों तक इसको एक्सपेंड किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट इसका ले सकें। और यही जो इसका प्रोग्रामेबल फीचर है, ये इंश्योर करता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। मतलब सरकार ने जिस वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा दिया है, वहीं पर वो पैसा खर्च हो रहा है। यहाँ पर जो अप्रूव्ड मर्चेंट है, वहीं पर आप जाकर के उस पैसे को खर्च कर पाएंगे। मतलब अगर आपको एग्रीकल्चर इनपुट्स मतलब यहाँ पे दिया गया है कि आप अपना बीज खरीदें, आप खाद खरीदें, टूल्स खरीदें, उसके लिए आपको अगर सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे इनपुट मिला हुआ है, पैसे के रूप में डिजिटल करेंसी मिली हुई है, तो आप जो है वहाँ पे ऑथराइज जो मर्चेंट है, वहाँ पे जा करके उसे खर्च कर पाएंगे। आप चाहें कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और कर पाएँ, कि आप उससे घर बना पाएँ, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी ला रहा है, और जो टारगेटेड एरिया है वहाँ पर इसको यहाँ पे और इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। वहीं पे आगे हम बात करें अगर कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इसको लेकर के, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो पैसा ट्रांसफर है, ये डिजिटल रुपये के रूप में हो, इसके लिए अब आरबीआई जो है पायलट इसका फेज चलाएगा। इसके लिए जो आरबीआई है, ये एनबीआई लिखा, आरबीआई है, वो सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से उन्होंने एमओयू इसके साथ साइन किया हुआ है, ताकि जो डिजिटल एसेट्स का कोलैबोरेशन है हो पाए। आरबीआई ने यहाँ पे जो कह सकते हैं यूएई का जो सेंट्रल बैंक है, उसके साथ भी इसी तरह का क्रॉस बॉर्डर का यहाँ पे एक एमओयू साइन करके रखा है, ताकि अगर अब जो पैसे का ट्रांसफर हो रहा है, वो अब डिजिटल रुपये के रूप में हो पाए। मतलब अगर कोई पैसा यहाँ पे भेजा जा रहा है रेमिटेंस के तौर पे, तो वहाँ पर डिजिटल रुपये के माध्यम से उसे भेजा जा सके। एक तो इंस्टेंट पेमेंट होगी, वहाँ पे वो ज़्यादा सिक्योर है, लोअर कॉस्ट भी लगेगी, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब अभी जो यहाँ पे डिजिटल रुपये है, वो जो रिटेल है और होलसेल है, वहाँ पे चल रहा है। इसके साथ-साथ अब इसे जो सब्सिडीज़ वाला जो सेक्टर है, उसमें और एक्सपेंड किया जाएगा। उसके साथ-साथ अब इसे क्रॉस बॉर्डर में भी लेकर के आया जाएगा, जिससे होगा क्या कि ना सिर्फ भारत के अंदर, बल्कि भारत के बाहर भी इसका जो सर्कुलेशन है और जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी। वहीं पे इसको लेकर के ना कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो जो ये डिजिटल रुपये है, इसको लेकर के यूपीआई का ही है। अब आपको पता है यूपीआई कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हर महीने नया रिकॉर्ड बनता है। जैसे अगर आप मई का डेटा देखें तो 23.2 बिलियन जो ट्रांज़ैक्शंस है, वो रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज किए गए हैं यूपीआई के ऊपर। तो यूपीआई का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में पैसे हैं, वहीं सीधे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं लग रही है, रियल टाइम में ट्रांसफ़र हो रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, मतलब छोटे-छोटे आजकल तो भिखारी भी क्यूआर कोड लेकर के चल रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों को यूपीआई के बाद जो है इस पे ट्रांसफ़र करना, कि वो डिजिटल करेंसी को यहाँ पे यूज़ करें, यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए, वो यहाँ पे चैलेंज है। अब देखिए कैश में और डिजिटल करेंसी में एक यहाँ पे चक्कर ये है कि जैसे अब मेरे पास अगर ₹500 हैं, अब कैश में अगर मेरे पास नोट है ₹500, मैं उसे कहीं भी खर्च कर रहा हूँ, वो एक एनोनिमस है। मतलब मैंने उस ₹500 क्या खर्च किया, कोई ऐसे जान नहीं सकता अगर सरकार चाहे तो, है ना? लेकिन अगर मैं डिजिटल करेंसी के रूप में ₹500 खर्च करूँगा, तो जो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते हैं, उनको ये डर है कि भाई ये ₹500 फिर सरकार जान लेगी भाई, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें डिजिटल माध्यम से चल रही हैं। तो पता चल जाएगा कि ये ₹500 किसके पास थे और किसके पास है, किसके पास गए, कहाँ पे खर्च हुए। तो वो भी इसका एक बड़ा कह सकते हैं लिमिटेशन है, ऐसे लोगों के लिए जो नहीं चाहते हैं कि उनकी इस तरह की जो प्राइवेसी है वो लीक हो, है ना? दूसरा जो सर्कुलेशन ड्रॉप है, वो भी देखने को मिला है कि अगर देखा जाए मार्च 31 मार्च 2025 का डेटा 10.16 बिलियन का यहाँ पे सर्कुलेशन था, जबकि ये घट गया 1 साल में 7.71 बिलियन। तो ये रिपोर्ट आरबीआई की दिखाती है कि सर्कुलेशन में भी ड्रॉप हो रहा है जो डिजिटल रुपये है। अब अगर डिजिटल रुपये को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना है, तो इसका सीधा-सा तरीका यही है कि जैसे आप सब्सिडी सरकार दे रही है, तो डिजिटल रुपये के रूप में दें। तो ऐसे में जिनके पास डिजिटल रुपये होगा, वो खर्च भी करना पड़ेगा उनको। तो ऐसे कर करके जो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और सर्कुलेशन है, इसको बढ़ाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चैलेंज इसका है, वो यूपीआई को लेकर के ही है, क्योंकि यूपीआई भी सेम तरीके से काम कर रहा है और इसको लोग ज़्यादा, अब चूँकि आदत बन गई है, तो लोग ज़्यादा बेहतर इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब इसको अगर डिजिटल रुपये में, अगर इसको या सीबीडीसी वॉलेट के रूप में लोगों को ट्रांसफ़र करना है, तो इसको लेकर के कुछ ना कुछ अलग और स्कीम चलानी पड़ेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पे ट्रांसफ़र हों। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।